तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल परसों जो बदायूं में घटना घटी, उस घटना के बाद 2 आरोपी थे। हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा किया और इसमें बहुत बड़े बड़े चैनल भी शामिल थे कि जो आरोपी था वो एक था, एक दूसरा नाम फालतू लपेटा गया, वो तो वहाँ पे था भी नहीं। कई ऐसे चैनल भी थे जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो भी ऐसी बातें बोल रहे थे। हालांकि जब इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो तो थोड़ा सा हाथ पांव चला लेना चाहिए, थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि जो लोग लाखों लोग भरोसा करके बैठे हैं उनके भरोसे का कत्ल ना हो। खैर, जब सादिक का इनकाउंटर हो गया, जो साजिद था, तो इनकाउंटर होने के बाद 25,000 रुपये जो जावेद था उसके ऊपर इनाम रखा गया। उसके बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में जो जावेद है अपने आप को कानून के हवाले करता है, चूँकि उसे भी डर था कि कहीं उसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो जब साजिद का इनकाउंटर हुआ तो शुरुआत के कुछ पलों तक तो तमाम बुद्धिजीवी लोग खामोश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जहर उगलना शुरू किया और कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है और इस कदर सवाल उठाए। हालांकि उनकी दृष्टि से देखा जाए तो सवाल लाजमी भी थे कि जो बंदा तमाम लोग उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पुलिस वालों के हवाले करते हैं, तो एक आदमी जब पुलिस वालों के हवाले हो और वो मौका कत्ल पे पकड़ा गया हो तो पुलिस वालों का पहला कर्तव्य होता है कि उसे बारीकी से चेक कर लें कि उसके पास कोई हथियार वगैरह ना हो। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने चेक किया नहीं, तो क्यों नहीं किया? और फिर जाने के बाद रास्ते में वो भागा कैसे, उसके पास वो तमंचा कैसे आया? इन तमाम सवालों के बाद फिर ये तमाम जब चीज़ें हुई तो फिर मजिस्ट्रेट लेवल की एक जांच बैठ गई है इस एनकाउंटर के ऊपर। हालांकि कई लोगों का मानना है कि एनकाउंटर सही हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता, उसके बाद फिर बूढ़े माँ बाप बेचारे सज़ा दिलवाने के चक्कर में कई पीढ़ियाँ गुजर जाती, कोर्ट का फैसला आता नहीं। लेकिन लोगों ने दबाव बनाया और एक मजिस्ट्रेट लेवल की जांच बैठा दी और जावेद जो है गिरफ्तार हो गया और उससे पूछताछ जारी है कि कत्ल क्यों हुआ और मकसद क्या था। तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी 2 चीज़ों का बड़ा मिला जुला संगम है, एक लालच और दूसरा हवस। और ये दोनों चीज़ें जहाँ होती हैं तो परिवार वहाँ टूटता है, और परिवार टूटता है तो कभी कभार कत्ल भी हो जाता है। और आज की कहानी ऐसी ही एक कत्ल की कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी से। कौसाम्बी में एक गांव है, देवरी गांव, और इसी गांव में इसी मार्च महीने में एक लाश मिलती है गेहूं के खेत में। अब जैसे ही लाश मिली, तो लाश मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक परिवार का बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक परिवार है, इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है राम सूरत यादव। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटे का नाम धर्मेंद्र यादव, बाकी बीबी हैं, बहुएं हैं। जो बहू है वो प्रेग्नेंट भी है। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही। जो राम सूरत यादव थे, इनको इनकी ससुराल से, यानी इनकी जो पत्नी है उस पक्ष से, इनको लगभग 20 बीघे ज़मीन मिली थी। अब आज के टाइम में उस 20 बीघे ज़मीन का मतलब अगर आप समझिए तो लाखों करोड़ों में ये प्रॉपर्टी जाएगी। अब ये ज़मीन मिली, इनके ससुर ने, इनके साले साहब ने इनको ये ज़मीन भेंट ही दी थी। लेकिन जब साले साहब के बच्चे हुए इनके, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो ज़मीन मेरी होनी चाहिए कायदे से। दहेज में भले ही दे दिया, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम नहीं देनी चाहिए थी। तो राम सूरत की भी आदत ख़राब थी, क्योंकि वो थोड़े बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे और कुछ अय्यासियों के शौक़ थे उनके। लिहाजा हाल में ही उन्होंने कुछ ज़मीन के हिस्से बेच दिए थे। अब जब ज़मीन के हिस्से बेचे गए तो कायदे से 2 लोगों ने विरोध किया। एक तो बच्चों ने विरोध किया, उनका हक भी था विरोध करने का कि आप ज़मीन क्यों बेच रहे हैं, ज़मीन बेच देंगे तो हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। और दूसरा विरोध किया राम सूरत के साले के बेटे ने, चूँकि उस ज़मीन पे अपना हक समझ रहा था और कह रहा था कि ज़मीन मेरी है, आपको भले ही दहेज में गिफ्ट मिला है, लेकिन इस ज़मीन को अब आप वापस कर दीजिए, क्योंकि 20 बीघे कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं होती, या फिर छोटा मोटा रकम नहीं मिलता उसको बेचने के बाद। और जो बेटा था मामे का, वो चाह भी यही रहा था कि ज़मीन कहीं इधर उधर जाए ना। इधर जो राम सूरत यादव थे, उन्होंने बेहद कम दाम पे उस ज़मीन को बेचा। जो आसपास के लोगों का मानना था कि वो ज़मीन लगभग 70 से 80 लाख रुपए में बिकती है, लेकिन राम सूरत ने उसे महज 40 से 45 लाख रुपए में बेच दिया। तो इधर बेटे भी नाराज़ थे।
इधर मामा के जो लड़के थे वो भी नाराज़ थे, रामसूरत पैसे के बारे में किसी को बता भी नहीं रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान, इसी मार्च महीने की बात है, एक खेत में, एक किसान के खेत में एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे ही डेड बॉडी मिली तो बॉडी मिलने के बाद फ़ौरन गांव में हड़कंप मच गई कि एक लाश मिली है। फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। अब पहुंचने के बाद जब पुलिस उस लाश को देखती है तो लाश की हालत ऐसी थी कि अगर एक आदमी उस लाश को देख ले तो हफ्तों तक शायद वो कायदे की नींद सो भी ना पाए। लाश के शरीर पे जगह जगह चोट के, कट के निशान थे। गर्दन काटी गई थी, किसी धारदार चीज़ से सीने पे वार किया गया था, और ईंट और पत्थर से उस मरने वाले शख्स की पहचान छुपाने के लिए उस लाश के चेहरे को भी ख़राब किया गया था, यानी बुरी तरीके से कुचला गया था। तो एक ऐसी भवा लाश जब एक गांव में मिली तो गांव वाले भी परेशान, पुलिस वालों ने देखा वो भी परेशान। खैर, पुलिस वालों ने लाश को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही जांच पड़ताल शुरू की। तो इत्तेफाक से जब जांच पड़ताल शुरू की तो कोई बहुत मशक्क़त या फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस लाश की फ़ौरन शिनाख्त हो जाती है, चूँकि जो मरने वाला शख्स था वो कोई और नहीं था, ये रामसूरत यादव था, और रामसूरत यादव की ही लाश मिली थी। और फ़ौरन परिवार वालों को इत्तला किया गया कि रामसूरत यादव का कत्ल हो चुका है। अब चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो, ये तमाम लोग भागे भागे पहुँचे। पहुँचने के बाद जब उन्होंने लाश देखी तो तमाम लोग शन्न रह गए। देखने के बाद रोना पीटना मच गया। पुलिस वाले जैसे तैसे करके परिवार वालों को संभालते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, क्योंकि जब तक परिवार संभलेगा नहीं तब तक इस मामले में जांच पड़ताल होगी कैसे। इधर पुलिस वाले उस पूरे खेत की तलाशी लेते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि जब कत्ल किया गया है तो कोई मर्डर वेपन होगा, चाहे कोई चाकू होगी, चाहे कोई कुल्हाड़ी होगी, कोई धारदार हथियार होगा, मर्डर वेपन जरूर होगा। पुलिस वालों ने पूरे खेत की तलाशी ली, इत्तेफाक से कुछ मिला नहीं। पुलिस वाले परेशान। साथ ही अब तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये जो मरने वाला शख्स है रामसूरत यादव, लास्ट टाइम में क्या इसे किसी के साथ देखा गया था। आसपास के लोगों ने इनकार कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर यहाँ आया कैसे, क्योंकि जो खेत था ये रामसूरत यादव का था ही नहीं, तो इस शख्स के खेत के पास इसका क्या काम था। ये तमाम सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों के साथ साथ गांव वालों को भी परेशान कर रहे थे। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। इधर जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद जो लाश थी परिवार वालों के हवाले की गई। परिवार वाले लाश लेते हैं, उसके बाद जैसे तैसे करके उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अब मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस वालों ने कार्रवाई करनी शुरू की। सबसे पहले गांव के तमाम लोगों से पूछताछ करी कि इस मरने वाले शख्स का दुश्मन कौन था, क्योंकि जिस हिसाब से कत्ल किया गया था, चाहे वो धारदार हथियार से तड़पा तड़पा के मारना हो, चाहे लाश के चेहरे को कुचलना हो, ये तमाम चीज़ें कोई नॉर्मली नहीं करता। किसी की बहुत कट्टर दुश्मनी हो या फिर कोई ऐसा जो मरने के बाद भी भड़ास उतारना चाहे, वही लोग ऐसे काम करते हैं। अब पुलिस वालों ने जब गांव वालों से पूछताछ करी कि शायद कुछ मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए, गांव वालों ने कहा कि साहब, इस मरने वाले शख्स की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही हाल में ज़मीन को लेकर कोई विवाद हुआ, और तीसरा और सबसे परेशान करने वाला सवाल यही है कि आखिर ये मरने वाला शख्स यानी रामसूरत उस खेत के पास कर क्या रहा था। अब लगातार ये चीज़ जब पुलिस वाले सुन रहे हैं, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं कि कायदे से इस केस में कुछ खुलासा होना चाहिए, कुछ हो रहा नहीं है, बात आगे बढ़ नहीं रही है। इसके बाद पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछा कि आपको किसी पे डाउट हो तो एक बार आप भी कुछ कहिए। पुलिस वालों ने जब ये लाइन बोली तो परिवार वालों ने, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बीवी हो, चाहे छोटा बेटा हो, इन तमाम लोगों ने एक नाम लिया, और वो नाम था हरिश्चंद्र, और कहा कि हमें हरिश्चंद्र पे डाउट है। और इसके पीछे इन्होंने वजह बताई कि चूँकि हरिश्चंद्र जो है वो हमारे मामा की साइड का है, मामा का बेटा लगेगा, और हमारे पिताजी ने अभी हाल में ही एक ज़मीन बेची थी, और जब से ज़मीन बेची तब से हरिश्चंद्र काफ़ी नाराज़ चल रहा था।
चूँकि हरिश्चंद्र का मानना था कि उस ज़मीन पे उसका हक है, इधर हरिश्चंद्र को वो ज़मीन मिल नहीं रही थी। हरिश्चंद्र का है जैसे करके अपनी ज़मीन जो उसके पूर्वजों ने कभी दी थी, उसके फादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने, वो ज़मीन वापस चाह रहा था। इधर जो मेरे फादर थे वो ज़मीन बेच दे रहे थे। तो इस बात से हरिश्चंद्र काफ़ी नाराज़ था और उसका मन था कि ये ज़मीन उसे वापस मिल जाए। तो इसी वजह से साहब हमें डाउट है कि कत्ल किसी और ने नहीं, हरिश्चंद्र ने ही किया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी खुश होते हैं। उसके पीछे वजह थी कि यहाँ पे जो परिवार वाले हैं उन्होंने ना केवल एक नाम बताया बल्कि एक कत्ल का बैकग्राउंड भी बता दिया कि कत्ल करने के पीछे ये बैकग्राउंड हो सकता है, और बैकग्राउंड बिल्कुल जेन्युइन भी था। लिहाजा पुलिस वालों ने हरिश्चंद्र को उठाया। उठाने के बाद उससे पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया। अब जब ये सवाल हरिश्चंद्र से पूछा गया तो फिर उसने कहा साहब मैंने कत्ल नहीं किया, जो कि शुरुआत में हर कातिल बोलता है। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और के पास मारने का कोई मोटिव ही नहीं है। तुम ही थे जो ज़मीन के पीछे परेशान थे और तुम्ही ने फिर कत्ल किया, और तुम्हारी दुश्मनी भी थी, तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले कह रहे हैं, इधर जो हरिश्चंद्र था लगातार मना कर रहा, लगातार उससे पूछताछ हो रही, कभी घुमा घुमा के, कभी उसके बॉडी लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए, कभी उसको बाकायदा चेक करते हुए कि कहीं तो ये टूटे, कहीं तो कोई लाइन बोले। लेकिन चाहे जितनी पूछताछ की गई, चाहे जितनी पड़ताल की गई, हरिश्चंद्र ने ना कोई ऐसी लाइन बोली जिससे कहीं कोई डाउट हो, ना ही कोई ऐसी बात बोली, ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस वालों को भी डाउट हुआ। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में। एक तरफ परिवार वाले इसके ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं, और जो शक है बड़ा जायज़ भी है चूँकि उन्होंने ग्राउंड भी दिया। लेकिन आमतौर पे कोई भी कातिल हो, थोड़े टाइम बाद कुछ तो लड़खड़ाता, कुछ तो डगमगाता है। ये तो टस से मस नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना अब किसी और से भी पूछताछ करी जाए। तब उन्होंने हरिश्चंद्र से पूछा कि बेटा क्या आपको किसी पे डाउट है? तब हरिश्चंद्र ने कहा कि साहब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन बेचने का जितना दुख मुझे हुआ था उससे ज़्यादा तो इनके बच्चों को हुआ था, तो एक बार आप उनसे भी तो पूछताछ कीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद दोनों बेटों को उठाया गया, चाहे छोटा बेटा हो चाहे बड़ा बेटा हो। जब छोटे बेटे से पूछताछ की जा रही थी उसी दौरान एक और चीज़ पता चली कि जो बड़ा बेटा है वो फरार हो गया। फरार हो गया इसका मतलब वो कुछ जानता है। फ़ौरन पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रैश करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र को एक दूसरी जगह से गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। लाने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने क्यों मारा अपने फादर को। अब उसने जब सुना कि फादर को मारने की बात उसके ऊपर आ रही, उसने कहा कि साहब मैं क्यों मारूंगा अपने फादर को। अब पुलिस वाले भी धर्मेंद्र से पूछताछ कर रहे हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर बात घुमाई, और जैसे जैसे घुमा रहे हैं धर्मेंद्र की आवाज़ में लड़खड़ाहट और कांपने वाली बात आने लगी। फ़ौरन ये चीज़ पुलिस वाले भाग जाते हैं। और एक चीज़ और पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि धर्मेंद्र अपने मोबाइल को बहुत छुपा रहा था। उसके बाद ज़बरदस्ती धर्मेंद्र का मोबाइल लिया जाता है, और फिर पुलिस वाले उस मोबाइल की जब डिटेल सर्च हिस्ट्री और ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं तो कहीं कुछ और तो नहीं मिलता, लेकिन जब उसकी क्रोम हिस्ट्री खंगाली गई तो बड़ी ही हैरान करने वाली सर्चेज मिली। जैसे अपनी बीवी के प्रेमी को कैसे मारे, दहेज हत्या करके कैसे अपने आप को बचाए, अगर हम साइनाइड देते हैं तो कोई कितनी देर में मरेगा, कत्ल से कैसे बचें, सबसे सुरक्षित कत्ल कैसे किया जाए। यानी कुछ ऐसे सर्चेज जिसमें कत्ल और ऐसी चीज़ों का जिक्र हो और कातिल खुद बचने की कोशिश करे। अब ये सर्च काफ़ी थे धर्मेंद्र के ऊपर शक जाने का। उसके बाद इससे तबीयत से पूछताछ होती है, और जब तबीयत से पूछताछ हुई तब धर्मेंद्र कुछ इधर उधर चीज़ें घुमाता है। अंत में फिर तोते की तरह बोलता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जो वास्तव में हैरान करने वाली थी और चौंकाने वाली थी। दरअसल जो राम सूरत यादव थे ये पूरे परिवार के साथ किसानी किया करते थे, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे छोटा बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बीबी हो। तमाम लोग खेत पे जाते, मेहनत करते, काम करते। तो अक्सर राम सूरत धर्मेंद्र के साथ बाहर रहता। कभी कभार ये भी होता कि राम सूरत घर आ जाता, धर्मेंद्र खेत पे ही रहता। ऐसे एक बार जब राम सूरत घर पे था और धर्मेंद्र खेत पे था और घर पे कोई नहीं था, तो धर्मेंद्र वापस आता है किसी काम से, और जब वापस आता है तो अपनी बीबी को अपने ससुर के यानी राम सूरत के ही बाहों में बैठा देखता है। अब ये चीज़ जैसे ही बीबी के वो करते देखता है, फ़ौरन इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये विरोध करता है, मना करता है,
ससुर भी यानी जो इसके फादर थे रामसूरत यादव वो भी अपने आप को पीछे हटाते हैं, बीवी भी भगती है वहाँ से। लेकिन यहीं से उसके मन में डाउट हो जाता है। उसके बाद इसने नज़र रखनी शुरू की। अब इसने जब नज़र रखनी शुरू की तो कई बार ही अपनी बीवी और अपने पिता को ऐसे आपत्तिजनक हालत में पाता। इसी दौरान इसे एक और खबर पता चली कि इसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट हो गई है और अभी लगभग 1 महीने की प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी की जैसी खबर आई फ़ौरन इसे लगने लगा कि इसकी बीवी के पेट में इसके फादर का ही बेटा है। यहीं से इसे एक जिद हो गई कि अपने फादर से मुझे बदला लेना है, और इसी दौरान फादर ने ज़मीन बेच दी। और एक तरफ बीवी से अफेयर का दुख, इधर ज़मीन बेचा तो कुछ प्रॉपर्टी हाथ से गई, उसका गुस्सा। अब ये दोनों चीज़ें जब होने लगी तो फिर इसे लगा कि अब इनको जल्द से जल्द रास्ते से हटाओ, और नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें ख़राब कर देंगे। तो फिर कैसे? तो फिर इसके पास कोई आइडिया तो था नहीं, चूँकि ये पढ़ा लिखा भी नहीं था और ऐसी चीज़ें देखता भी नहीं था। प्रखर टू क्राइम चैनल को भी इसने शायद सब्सक्राइब नहीं किया था। लेकिन अब ऐसी चीज़ों को करने के लिए फिर इसने गूगल का सहारा लिया। इसने सर्च किए कि कहाँ से कैसे कत्ल किया जाए। तमाम तरह की ये चीज़ें खंगालता रहा और अंत में इसे आइडिया आया। आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए इसने अपने भाई को हथियार बनाया। सबसे पहले अपने भाई के साथ खेत पे जाता है। खेत पे देखता है कि इसके फादर हैं, वापस आता है। उसके बाद अपने भाई से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। रात का वक्त था, ये मार्केट के लिए निकलता है। वहीं से फिर भाग के खेत में जाता है। फादर इसके वहीं मेड़ के पास बैठे थे, खेत में पानी लगा रहे थे। ये जाता है, भाग के उसको फावड़ा उठाता है। फावड़े से ताबड़तोड़ वार अपने फादर के ऊपर करता है। करने के बाद फिर तब तक तड़पाता जब तक फादर की मौत नहीं हो गई। लेकिन फिर इसे लगा कि चलो अब कत्ल कर ही दिया, लाश को भी नेस्तनाबूद कर दें, पहचान ही ना हो पाए। इसके बाद एक ईंट उठाता है, उस ईंट से अपने फादर के चेहरे को बुरी तरह ख़राब करता है। उसके बाद उस लाश को वहाँ से उठाता है और उठाने के बाद एक पड़ोसी के खेत में फेंक देता है। उसके बाद फिर से उस क्राइम सीन पे आता है। आने के बाद उस क्राइम सीन पे जो खून लगे थे, चूँकि पानी चल ही रहा था, कोई पानी की कमी थी नहीं, पानी से बाकायदा साफ़ करता है। उस फावड़े को साफ़ करता है, अपने हाथ पैर को साफ़ करता है चूँकि ब्लड लग गया था। उसके बाद फावड़ा और तमाम चीज़ें लेके घर पे आ जाता है। चुपचाप सोने का नाटक करता है। अगले दिन सबसे लेट उठता है ताकि किसी को डाउट ही ना हो। पूरा परिवार इधर परेशान कि रामसूरत आए नहीं। तब तक गांव में खबर फैल जाती कि एक लाश मिली है। उसके बाद जाता है, लाश को देख के रोने का नाटक करता है, तमाम तरह के कंप्लेन करता है। और यही वो शख्स था जिसने अपने मामा के लड़के पे भी इल्ज़ाम लगाया था कि वही कातिल है। तो ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं। अभी कल ही इस केस का खुलासा हुआ कि आखिर एक ससुर का ऐसा ससुर था जो अपने बहू से संबंध बना रहा था, और एक बेटा का ऐसा था जो अपने बाप को ही मार दिया। तो किसे सही कहें, किसे गलत कहें, किस महिला को यहाँ पे सही कहें? एक सनातन धर्म में एक रामायण की पंक्ति भी है कि अनुज बधु भगनी शुत नारी, 67 कन्या ये समचारी, जा पे कुदिष्ट बिलोके जो, ताके बधु कछ पाप न हो। अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगनी यानी बहन, और पुत्र वधु यानी बेटे की पत्नी। ये तीनों स्त्रियाँ एक समान होती हैं। चाहे आप बहन कीजिए, चाहे आप छोटे भाई की पत्नी समझिए, चाहे आप बहू समझिए, तीनों का जो कदकाठी शख्सियत होती है एक ही होती है। आप इन पे कभी कुदिष्टि नहीं डाल सकते, और इन पे कुदिष्टि आप डालते हैं तो आपकी हत्या भी हो जाए तो कोई गलत नहीं है। खैर, ये थी पूरी कहानी और उसके साथ पहली कहानी का अपडेट। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर 9 बजे मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।